होती है एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए जो आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून्स देख रही थी। तभी अचानक टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं। स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है जिसमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही भयानक वायरस फैल गया है। ये कोई आम वायरस नहीं था बल्कि एक भयानक इन्फेक्शन थी जो इंसानों को कुछ ही मिनटों में खूनखार जानवर जैसा बना देती थी। साइंटिस्ट ये बता चुके थे कि कुछ ही देर में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा, इसीलिए सब अपनी अपनी हिफाजत करें। हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं बच्चों की मॉम भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो अपने हस्बैंड से फोन पर बात करती हैं जो कि एक पायलट हैं। वो बताते हैं कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इन्फेक्टेड लोग जिन्हें अब फेरल्स का नाम दिया जा रहा है वो जगह जगह फैल रहे हैं। ये फेरल्स ज़ॉम्बी की ही तरह के क्रिएचर बन गए हैं पर ज़ॉम्बी से कई ज्यादा तेज और ताकतवर हैं और ये लोग सोच समझ भी सकते हैं। इन फेरल्स ने काफी सारे शहरों और इलाकों पर कब्जा कर भी लिया है और अभी इस टाइम ये लोग जिस इलाके में थे वहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था। पायलट अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें फौरन ये सोसाइटी छोड़नी होगी। कॉल कट करने से पहले वो पायलट अपनी बेटी एबिगेल को खुश करने के लिए एबिगेल को वो ब्रेसलेट दिखाता है जो एबिगेल ने खुद अपने डैड के लिए बनाया था। वो प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा ये ब्रेसलेट अपने पास रखूंगा और जल्द ही आप लोगों तक पहुंच भी जाऊंगा। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल आते हैं लेकिन बाहर का सीन ही बहुत ज्यादा भयानक था। सायरन्स बज रहे थे, लोग चीख रहे थे और चारों तरफ ये फेरल्स घूम रहे थे। ये लोग अपनी कार की तरफ भागते हैं लेकिन तभी रास्ते में एक फेरल उनकी मॉम के ऊपर हमला कर देता है। पलक झपकते ही अब एबिगेल की मॉम उसकी आंखों के सामने एक फेरल बनने लगी थी। एबिगेल घबराकर कार के नीचे छुप जाती है। कार के नीचे से वो देखती है कि पहले जिस फेरल ने उसकी मॉम के ऊपर हमला किया था उसी ने उसके भाई के ऊपर भी हमला करके उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। और ये देखकर एबिगेल को बहुत ज्यादा दुख हुआ लेकिन वो खामोश रही क्योंकि जानती थी कि अगर उसने शोर किया तो ये फेरल उस पर भी हमला कर देगा। कार के नीचे छुपी हुई एबिगेल को फेरल देख नहीं पाता और आगे चला जाता है। एबिगेल को लगता है कि उसकी जान बच गई पर अब उसकी अपनी ही मॉम जो कि एक फेरल बन चुकी थी उनकी नजर एबिगेल पर पड़ जाती है और वो एबिगेल को मारने के लिए उसकी तरफ पड़ती है। एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। एबिगेल देखती है कि उसकी मॉम नीचे गिर गई थी क्योंकि एक आदमी ने उसे गोली मारकर बचा लिया था। ये आदमी कैसियस था जो प्यार से अब एबिगेल को कार के नीचे से निकालता है, उसे गोद में उठाकर प्यार करता है। इसी टाइम पर वो नोटिस करता है कि एबिगेल की नजर एक छोटे बच्चे की तरफ थी। वो समझ गया कि ये एबिगेल का भाई है और अब फेरल बन रहा है। कैसियस एबिगेल से अपने कानों पर हाथ रखने को कहता है और उसके बाद उसके भाई को भी सर में गोली मारते हुए हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये कुछ ही मिनट गुजरे थे और एबिगेल की दुनिया बदल गई थी। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और उस दिन के बाद से कैसियस ही उसकी फैमिली बन गया था, उसका टीचर बन गया था और उसका प्रोटेक्टर भी। खैर अब मूवी में 10 साल का वक्त गुजर जाता है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फेरल्स बन चुके हैं। कैसियस और एबिगेल जंगल में रहकर सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि शहर तो फेरल्स से भरे हुए हैं। एबिगेल भी अब वो डरी हुई बच्ची नहीं रही, वो एक वॉरियर बन चुकी है क्योंकि कैसियस ने उसे बहुत ही सख्त ट्रेनिंग दी है लड़ने की, शिकार करने की और सरवाइव करने की। इस टाइम भी हम उन्हें जंगल में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और उसी टाइम उनकी नजर पड़ती है एक सर्वाइवर पर जो फेरल्स से बचने की कोशिश कर रहा था। कैसियस कहता है एबिगेल तुम्हारे लिए एक टेस्ट आ गया है। वो उसे उसके स्नाइपर देता है और कहता है कि इस आदमी को बचाओ और बाकी सभी फेरल्स को मार डालो। एबिगेल बैठ जाती है और निशाना लगाने से पहले कैसियस उससे कहता है रिलैक्स करो, गहरी सांस भरो, अपने शिकार को टारगेट करो और फिर ट्रिगर दबा दो। एबिगेल ये सब कुछ तो करती है लेकिन अपने आप को साबित करने की जल्दबाजी में वो टारगेट को तो देख लेती है लेकिन ये नहीं नोटिस करती कि टारगेट के इर्द गिर्द वो इंसान भी था। एबिगेल ने जब गोली चलाई तो वो उस फेरल के बजाय सर्वाइवर को लग जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, खासकर इस दुनिया में जहाँ इंसान बहुत एक इंसान को मार दिया था। कैसियस उसे बहुत ज्यादा डांटता है और वहाँ से ज़ॉम्बिस को मारते हुए खुद वहाँ जाता है। वो जानता था कि अब ये मरा हुआ आदमी एक फेरल बनकर ही जिंदा हो जाएगा, इसीलिए उसके दोबारा जिंदा होने से पहले वो उसका सर ही काट देता है। जिसके बाद वो उसकी गाड़ी में से अपनी जरूरत का सामान निकालने लगता है और उसके जूते भी पहन लेता है क्योंकि कैसियस के अपने जूते बहुत ज्यादा पुराने हो गए थे। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं पर अचानक चारों तरफ से कुछ गाड़ियां उन्हें आकर घेर लेती हैं। इन गाड़ियों में बहुत सारे इंसान सर्वाइवर थे जिनके पास बहुत सारे वेपन भी थे।
वो कैसियस को अपने मरे हुए दोस्त के जूते पहना देखते हैं तो सोचते हैं कि जरूर कैसियस एक लुटेरा है और उनके दोस्त को लूटने के लिए ही कैसियस ने उसे मारा है। अब उस आदमी को क्योंकि गोली भी लगी हुई थी तो साफ मतलब था कि ज़ॉम्बी के बजाय इन्हीं में से किसी ने उसको मारा होगा। उस समय ये सभी लोग अपने अपने वेपन्स कैसियस के ऊपर तान देते हैं और तभी गाड़ी में से निकल कर एक मेगन नाम की प्रेग्नेंट औरत ये सब कुछ रोकने आ जाती है। वो सबसे कहती है प्लीज बस कर दो, ये भी हमारी तरह उन्हीं कुछ सर्वाइवर्स में से हैं जो अब इस दुनिया में इंसान बचे हैं, छोड़ दो प्लीज इन्हें। इससे पहले कि ये लोग कोई फैसला कर पाते यहाँ पर एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। इन्होंने जो आपस में शोर मचाया था उसकी वजह से बहुत सारे फेरल्स अट्रैक्ट हो गए थे और अब भागते हुए चारों तरफ से ज़ॉम्बीज यहाँ आ गए थे। ये ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा थे और इतनी तेजी से भाग रहे थे कि लोगों को मौका नहीं मिलता कि ये लोग बचकर अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग सके। वेपन्स तो इनके पास थे ही, तो ये वेपन्स को ही अपना कवर बनाते हैं और अपनी इन्हीं वेपन्स के जरिए अपने सर्वाइवल के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। यहाँ पर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इन सर्वाइवर्स का ग्रुप हारने लगता है। इतने सारे वेपन्स के बावजूद भी इनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं, लेकिन मॉन्स्टर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स इन्हीं सर्वाइवर्स के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें भी काटते हुए मॉन्स्टर बना देते हैं। और यहाँ जो सिर्फ इंसान बचते हैं वो थे कैसियस, एबिगेल, मेगन और उसका हस्बैंड डेविड। जिस टाइम ये सारे फेरल्स सर्वाइवर्स को काटने में और उन्हें इन्फेक्टेड करने में बिजी थे, उसी वक्त का फायदा उठाते हुए मेगन, डेविड, एबिगेल और कैसियस चारों कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। पीछे जो नया ग्रुप फेरल में बदला था, पता चलता है कि उनका लीडर जो भी अब फेरल ही बन चुका है वो अपने और अपने ग्रुप के साथ होने वाली इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और अब उसने ठान ली है कि वो कैसियस से बदला लेकर रहेगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इसलिए वो अब कैसियस की खुशबू सूंघते हुए उस कार का पीछा करने लग जाता है जिसके अंदर ये लोग भागे थे। लेकिन हम देखते हैं कि कैसियस काफी दूर तक गाड़ी दौड़ाकर ले जा चुका था। वो अब इन लोगों से पूछता है कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं। ये लोग बताते हैं कि हम लोग द कॉलोनी जाना चाहते हैं, जिसे बोट टाउन का भी नाम दिया गया है। ये पानी के ऊपर बनी एक कॉलोनी है जिसे बड़ी बड़ी शिप्स को मिलाकर बनाया गया है और यहाँ पर सभी बचे कुचे इंसान रह रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं और हर किस्म की फैसिलिटी भी है। ये सारी चीजें सुनकर एबिगेल की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वो काफी टाइम से इंसानों के साथ रहने का एक ख्वाब दिख रही थी। पहले तो कैसियस को इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा था कि इंसानों की कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट भी करती है। वो कहता है मैं काफी सालों से इधर उधर भटक रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसी कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी नहीं देखी। मेगन उसे बताती है हमारा काफी बार उन कम्युनिटी के लोगों से कॉन्टेक्ट हुआ है। ये सुनकर कैसियस उनकी बात मान जाता है, लेकिन खुद वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा लोगों के दरमियान में रहना मतलब ज्यादा खतरा। लेकिन यहाँ पे एबिगेल कहती है कि हम वहाँ पर एक मर्तबा तो जरूर जाएंगे, चाहे सिर्फ मेगन को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी जो हालत है हम उसे अकेले जाने ही नहीं दे सकते। कैसियस की शक्ल से साफ लग रहा था कि वो इसके लिए भी तैयार नहीं है। रास्ते में ही अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो खराब हो चुकी है। डेविड जो एक मैकेनिक है उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन टूल्स ना होने की वजह से नाकाम रहता है। उन्हें अब पैदल चलना पड़ रहा था। चलते चलते वो एक पुरानी जगह पहुंच जाते हैं जिसे एबिगेल पहचान लेती है। इसी जगह के करीब एक एयरफील्ड थी जहां पर उसके डैड काम किया करते थे। वो सबसे कहती है कि हमें एयरपोर्ट की तरफ चलना चाहिए, शायद हमें वहां पर कोई प्लेन मिल जाए और हमारा आगे जाने का सफर आसान हो जाए। कैसियस को ये आइडिया बहुत ही बेकार लगता है क्योंकि 10 साल बाद कोई प्लेन उड़ने के काबिल तो रहा नहीं होगा। एबिगेल जब जिद करती है तो वो जाने के लिए मान जाता है और वहां जाकर इन्हें एक बहुत ही अजीब चीज ये देखने को मिलती है कि इस एयरफील्ड के अंदर एक भी प्लेन नहीं था। किस्मत से इन्हें एक गैराज के अंदर एक छोटा सा प्लेन मिल भी जाता है, लेकिन 10 साल से पड़े रहने की वजह से वो थोड़ा खराब था। डेविड कहता है मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। वो जब प्लेन को रिपेयर कर रहा था, एबिगेल और कैसियस उसका पहरा दे रहे थे। ये लोग बार बार अपनी बाइनोकुलर से दूर दूर देख रहे थे और एकदम से इन्हें पता चलता है कि सामने से फेरल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके पीछे वहां तक आ रहा है। अभी तो वो दूर थे, लेकिन जितना तेज वो भाग रहे थे 5 से 10 मिनट में ये उनके पास होते। ये लोग भागकर यहाँ पर आते हैं और डेविड से जल्दी जल्दी काम करने को कहते हैं। एबिगेल इतने में पायलट सीट पर बैठ जाती है और वो सारी चीजें याद करने लगती है जो उसके डैड उसे सिखाया करते थे बचपन में। यहीं पर वो एक बुकलेट उठाकर इस प्लेन के बारे में भी पढ़ने लग जाती है और इतने में ही वो ज़ॉम्बीज फेंस तोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। डेविड और मेगन भी अब प्लेन के अंदर बैठ चुके थे। थोड़ी सी कोशिशों के बाद भी एबिगेल ने इंजन स्टार्ट कर लिया था प्लेन का। प्लेन तेजी से आगे की तरफ रनवे पर चलने लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा तेज होते हैं कि चलते ट्रेन को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं
और उसके विंग्स को डैमेज भी करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पर केसीएस आधा प्लेन के अंदर बैठा हुआ था तो आधा बाहर था, जिसे एक ज़ॉम्बी पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो ज़ॉम्बी के सर पर गोली चलाते हुए उसे प्लेन से नीचे गिरा देता है और फिर फाइनली एबिगेल इस प्लेन को हवा में उड़ा लेती है। इस प्लेन को उड़ता हुआ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। सभी लोगों ने सुकून की सांस ली थी क्योंकि इतना बड़ा सफर ये लोग अब चंद घंटों में ही तय करने वाले थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। घंटा भर चलने के बाद ही इस प्लेन में से धुआं निकलने लग जाता है क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा पुराना था और उसकी सर्विस नहीं की गई थी। कुछ ही देर में प्लेन का इंजन पूरी तरह फेल हो जाता है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए कैसियस एबिगेल का साथ देता है और प्लेन का लीवर पकड़ते हुए उसे एक दरख्त के अंदर क्रैश करवाता है ताकि इन्हें कम से कम नुकसान हो। उनका ये आइडिया काम भी कर गया था। इन्हें छोटी मोटी चोटें लगी तो थी लेकिन इनमें से मरा कोई भी नहीं था। खैर, जितना भी रास्ता इन्होंने इस प्लेन से तय करना था वो तो कर लिया था। आगे का रास्ता इन्हें अब पैदल तय करना था जो लगभग 2 दिन का और था। ये लोग अब यहाँ पर टूटी फूटी बिल्डिंग्स के अंदर रात रहने का फैसला करते हैं क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर ज़ॉम्बीज नहीं थे। फिर भी कैसियस ने यहाँ चारों तरफ ट्रैप भी लगा दिए थे। जिसके बाद जब वो अंदर आता है तो मेगन आकर उसका शुक्रिया करती है और कहती है अगर तुम ना होते तो अब तक हम मर जाते। ये सुनकर कैसियस थोड़ा पिघलने लगता है जो हमेशा से बहुत ही ज्यादा सख्त रहता था। मेगन को देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और वो मेगन को बताता है कि मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को मारा था, वो भी मजबूरी में क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी और अपने आप को बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद से उसने कसम खा ली थी कि वो किसी के लिए नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम करेगा। लेकिन फिर उसे एबिगेल मिल गई और उसने अपना फैसला बदल लिया। फिर उसने एबिगेल को अपना साथी बना लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। वो बताता है कि एबिगेल के अलावा किसी को भी बचाना अब मेरा मिशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी और डेविड की जिम्मेदारी लेता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। फिर अगले दिन ये अपना सफर शुरू कर देते हैं और इन्हें रास्ते में चलते हुए एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा फार्म हाउस जहाँ पर बहुत सी चीजें भी उगी हुई थी और यहाँ पर बिजली भी थी। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक स्पीकर से आवाज आती है कि अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। ये लोग उस आदमी की बात मान जाते हैं और अपने हथियार यहीं छोड़कर ये लोग अंदर चले जाते हैं। पता चलता है कि इस जगह का मालिक एक साइंटिस्ट था। वो इन सारे सर्वाइवर्स से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उनके लिए अच्छा सा खाना भी बनाता है। ये सब खाना खाते हुए रो पड़ते हैं क्योंकि 10 सालों बाद वो इतना अच्छा खाना खा रहे थे। डिनर के बाद ये लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं और बातें करते हुए एक बहुत ही अजीब बात वो साइंटिस्ट ये कहता है कि ये वायरस कोई बुरी चीज नहीं है बल्कि ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन है। वो मानता है कि इस वायरस ने सारे कमजोर इंसानों को मार दिया है और ताकतवर इंसानों को फेरल्स में बदल दिया है और अब इन नई फेरल्स को ही इस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहिए और बचे कुचे इंसानों को भी मर जाना चाहिए। जैसे जैसे वो बोल रहा था सबको चक्कर आने लगे थे क्योंकि उसने सबके ड्रिंक में बेहोश होने की दवा मिलाई हुई थी। और ऐसे हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट का उन सबको अंदर बुलाने का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये लोग बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट इनको अपनी असलियत बताता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने अपनी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ को भी यहाँ कैद करके रखा हुआ था और उसने एक ऐसी डिवाइस भी बनाई थी जिससे वो न सिर्फ अपनी वाइफ को बल्कि सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। वो बताता है कि मैं चाहता हूँ सारे इंसान मर जाएं और सारे फेरल्स में यानी ज़ॉम्बीज में बदल जाएं ताकि मैं उन्हें कंट्रोल कर कर इस पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। वो अब अपनी ज़ॉम्बी बनी हुई वाइफ को आज़ाद कर देता है और अपनी डिवाइस की मदद से कंट्रोल करते हुए इन लोगों की तरफ मारने को भेजता है। सब घबरा जाते हैं। जैसे ही वो कैसियस के पास आती है कैसियस उसे जोर से टांग मारकर पहले अपने से दूर कर देता है और इतने में डेविड अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपनी रस्सियां तोड़ देता है। यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट ये पता चलता है कि डेविड थोड़ा थोड़ा इन्फेक्टेड हो रहा था। उसने एक आध मर्तबा अपने आप को मारने का भी सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो पहले अपनी वाइफ को सेफ जगह पर उसे टाउन में पहुंचाएगा और फिर अपनी जान देगा। उसने ये भी फैसला किया था कि अगर वो सफर के दौरान ही इन्फेक्टेड हो गया तो वो अपने आप को मार देगा। अभी उसके बारे में किसी को ये हकीकत नहीं पता थी, लेकिन इस ज़ॉम्बी वायरस ने अभी तक जो उसे ताकत दी थी उसी ताकत से वो अब इस नई ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाता है। ये लोग आखिर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं और इन्हें देखकर डरते हुए साइंटिस्ट यहाँ से भाग जाता है। ये लोग मौके का फायदा उठाते हैं, अपना वेपन्स और सामान इकट्ठा करते हैं और साइंटिस्ट का ही ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनके यहाँ से भागने के बावजूद भी साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी थी। वो तो इन्हें हर हाल में मारना चाहता था, इसलिए वो अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए बहुत से ज़ॉम्बीज को उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है।
इधर इन लोगों को भी आगे से रास्ता बंद मिलता है और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि ये लोग गाड़ी से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दें। पीछे से ज़ॉम्बीज़ भी बहुत ज्यादा आ गए थे। डेविड को भी अब समझ आ गई थी कि वो पूरी तरह इन्फेक्टेड में बदलने वाला है, क्योंकि उसकी पेट की नसें भी खाली पड़ चुकी थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो यहाँ पर अपनी वाइफ को मिलता है और उसे लास्ट गुड बाय कहता है। उसकी वाइफ यानी मेगन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तब वो मेगन से कहता है कि ये सब मैं हमारे बेबी के लिए कर रहा हूँ। ये कहकर वो उसे कैसियस के साथ भेज देता है और खुद यहाँ बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लग जाता है। ज़ॉम्बीज़ बचे हुए तीनों लोगों का पीछा नहीं कर पाते और इस तरह ये लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। इनकी खुशकिस्मती यही थी कि इसी पानी के अंदर उस टाउन को बनाया गया था जहाँ पर मेगन को आना था। एबिगेल फौरन जाकर मदद की रिक्वेस्ट करती है और इन्हें देखकर वो लोग इन्हें कवर देने लगते हैं और दूर से इनके पीछे आने वाले मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद इन लोगों को कॉलोनी के अंदर लेने के लिए एक बोट भेजी जाती है और फाइनली ये लोग ज़ॉम्बीज़ से दूर आ जाते हैं। पता चलता है कि ये ज़ॉम्बीज़, ये फेरल्स पानी के अंदर नहीं आ सकते थे। अब हमें कॉलोनी का एक सीन दिखाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये कॉलोनी बड़े बड़े जहाजों को जोड़कर बनाई गई थी। इसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। एबिगेल तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो सालों बाद किसी दूसरे इंसान से मिल रही थी। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मेगन, जिसकी हालत इस टाइम खराब हो गई थी, उसे भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिल गई थी। पता चलता है कि उसके पास एक बेटी पैदा हुई है, लेकिन अफसोस की बात एक ये भी पता चलती है कि अब मेगन ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसके अंदर खून की बहुत ज्यादा कमी है और यहाँ कोई भी उसे खून नहीं दे सकता। इसी रात नए लोगों के आने की खुशी में यहाँ पर एक पार्टी होती है और एबिगेल, जो इन सारी चीजों से बहुत लंबे अरसे से दूर थी, उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन कैसे सब उसे अलर्ट कर देता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर एबिगेल यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। इसलिए इन दोनों के दरमियान में बहस हो जाती है। घूमते घूमते एबिगेल एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स लगाए हुए थे और यहाँ पर एक बड़ा सा रिमोट भी लटका हुआ था। इससे पहले कि वो हाथ लगाती थी, एक लड़का आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि ये हमारा प्लान बी है। अगर कभी इस कॉलोनी पर भी फेरल्स का हमला हो गया तो वो बताता है कि नीचे के बने हुए टनल वाले रास्ते से हम सब लोग यहाँ से भाग जाएंगे और इस कॉलोनी को बॉम्ब्स के जरिए उड़ा देंगे ताकि वो सारे ज़ॉम्बीज़ जो यहाँ पर आए थे वो मारे जाएं। वो लड़का तो वैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन एबिगेल को दे रहा था, ये नहीं जानता था कि इसकी जरूरत अभी पड़ जाएगी, क्योंकि वो पागल साइंटिस्ट अब अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर ले आया था। उसने अपने साथ अल्फा फेरल को मिला लिया था। ये वही फेरल था जो सबसे पहले मिलने वाले सर्वाइवर ग्रुप का लीडर था और उसे अपने ग्रुप का कैसियस से बदला लेना था। अल्फा को कंट्रोल करते ही सारे फेरल्स उसकी बात मानने लगते हैं। अल्फा फेरल जब बिना डरे पानी के अंदर जंप करता है तो बाकी ज़ॉम्बीज़ भी पानी का डर खत्म कर देते हैं और पानी के अंदर जंप करते हुए तैरकर उस कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं। कम्युनिटी में जोर जोर से अलार्म बजने लगते हैं। सभी इंसान खतरे को भांपते हुए सीक्रेट डोर की तरफ भागने लग जाते हैं। कॉलोनी में एक हंगामा शुरू हो जाता है और कुछ फेरल्स तो इंसानों के ऊपर हमला भी करने लग जाते हैं। कैसियस इस अफरा तफरी में भी पहले एबिगेल को ढूंढता है और एबिगेल उसे मिल भी जाती है, लेकिन इस टाइम इन्हें अंदाजा होता है कि ये लोग एस्केप टनल से बहुत ज्यादा दूर हैं। इसी सारी लड़ाई के दौरान साइंटिस्ट भी कैसियस के सामने आ जाता है। उसे लग रहा था कि अब वो नया गॉड बन गया है सिर्फ इस डिवाइस को बनाकर। कैसियस को उसे देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसियस ने उसके ऊपर ही हमला कर दिया और उसे मारते हुए बार बार उसकी डिवाइस को दीवार के साथ टकराया, जिससे उसकी डिवाइस टूट गई। सिग्नल्स खत्म हो गए और अब ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर टूट पड़े, जबकि कैसियस तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। आगे बढ़ने पर कैसियस को पता चलता है कि मेगन अब मर चुकी है, लेकिन अब उसकी एक बेटी थी जो जिंदा थी। मरने से पहले मेगन कैसियस को ये जिम्मेदारी देकर जाती है कि जैसे तुमने एबिगेल को पाला है और उसे ट्रेन किया है, मेरी बेटी को भी तुम बिल्कुल वैसे ही ट्रेन करना। इधर दिखाया जाता है कि सभी सर्वाइवर्स उस टनल से निकलकर एक सेफ जगह पर पहुंच गए थे। वो रिमोट कंट्रोल इस टाइम उसी लड़की के हाथ में था जो एबिगेल का दोस्त बन गया था। वो देखता है कि एबिगेल और उसके अंकल अभी तक उस टनल से बाहर नहीं निकले, इसीलिए वो इंतजार करता है और उस कॉलोनी को तब तक तबाह नहीं करता जब तक एबिगेल ना आ जाए। यहाँ एबिगेल जो सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी, उसके सामने जब अल्फा ज़ॉम्बी आता है तो वो उससे अपने आप को बचा नहीं पाती, क्योंकि अल्फा ज़ॉम्बी के हाथ में उसने एक ब्रेसलेट देख लिया था। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में बनाकर अपने डैड को दिया था, यानी ये अल्फा ज़ॉम्बी उसके डैड थे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ये अल्फा ज़ॉम्बी उसे खाने ही वाला था, लेकिन ठीक वक्त पर उसे बचाने के लिए कैसियस आ गया। ये देखकर उसे होश आया। वो कैसियस को बचाना चाहती थी, पर एक मिनट के लिए अपने डैड को मारना उसके लिए आसान नहीं था,
लेकिन फिर उसे एहसास हो गया कि इस टाइम ये ज़ॉम्बी इंसान उसका डैड नहीं है बल्कि कैसियस उसका डैड है। इसीलिए उसने उस ज़ॉम्बी के सर में गोली मारी और कैसियस को बचा लिया। अपने डैड को मारने के बाद एबिगेल कुछ देर के लिए सदमे में चली गई थी, लेकिन कैसियस एबिगेल को यहाँ से खींचता हुआ जल्दी से टनल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही ये लोग टनल से बाहर निकलते हैं, वो लड़का इस कॉलोनी को तबाह करने के लिए बटन दबा देता है। बस चंद ही सेकंड लगते हैं और ये कॉलोनी पूरी तरह तबाह हो जाती है और यहाँ पर आए हुए सभी ज़ॉम्बीज भी जलकर राख हो जाते हैं। सर्वाइवर्स इस टाइम नदी के दूसरे किनारे पर थे और इन्हें अब दूसरी तरफ एक छोटा सा आइलैंड नजर आ रहा था। ये आइलैंड इनके लिए एक उम्मीद थी और ये लोग इसी आइलैंड पर नई कॉलोनी बनाने का डिसाइड करते हैं। इस टाइम कैसियस ने भी अपनी सोच बदल ली थी, क्योंकि अब जिस तरह बाकी लोगों ने उनकी जान बचाई थी, वो भी समझ गया था कि लोग खतरा नहीं बल्कि ताकत होते हैं। वो भी अब एबिगेल और इस छोटी बच्ची को लिए उन लोगों के साथ रहने का फैसला कर लेता है और ये लोग निकल जाते हैं उस आइलैंड के लिए, जिससे अब ये लोग अपना नया घर बनाएंगे।